Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ehrawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. Here we are doing IGNOU PGDRPC entrance preparation and आज हम करेंगे Unit 5 की Class 1. Unit 5 is about disability studies and rehabilitation. Okay. So first of all let's see कि इसके syllabus में क्या क्या है जो IGNOU ने आपको दिया है. It is Unit 5 in the syllabus. डिसेबिलिटी स्टडीज़ एंड रिहेबिलिटेशन. उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं आपके कंसेप्ट एंड मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी अक्रॉस द लाइफ स्पैन, असेसमेंट इन रिहेबिलिटेशन सेटिंग्स, प्रोसेस रिहेबिलिटेशन का, देन रोल ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, then your CBR community based rehabilitation, vocational rehabilitation and work adjustment, then family involvement and empowerment, disability rights and legislation in India, and then finally ethics or ethical issues in rehabilitation psychology. Okay, अब कुछ इसमें जो मेजर आपके टॉपिक्स हैं उनके सब टॉपिक्स भी हैं. जब वो हम करेंगे तो ऑफकोर्स उन सारे सब टॉपिक्स को करेंगे एंड हम अपना जो यहाँ पे स्टडी है वो कन्फाइंड रखेंगे टू द सिलेबस व्हाट दे हैव गिवन. ठीक है, उतना ही करेंगे जितना इन्होंने बोला है. सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट एंड मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी. ठीक है, कंसेप्ट्स एंड मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी हमें यहाँ पे पढ़ना है. इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे कभी भी हमने साइकोपैथोलॉजी में जब हिस्ट्री पढ़ी थी ICD DSM की, या हम जब साइकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ते हैं कैसे देखते हैं कि कैसे कैसे डेफिनेशंस इवॉल्व हुई हैं, कैसे कैसे मॉडल्स आए हैं उस फील्ड में. इसी तरीके से हमें यहाँ पे डिसेबिलिटी को भी पढ़ना है, उसके कंसेप्ट को समझना है, मॉडल्स को समझना है कि हिस्टोरिकली कैसे चीज़ों की शुरुआत हुई, कैसे कैसे इवॉल्व हुई चीज़ें आगे, एंड आज की डेट में हम उससे क्या समझते हैं या कौन सा मॉडल आज की डेट में एप्लीकेबल है. ठीक है, तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वो सबसे पहले WHO ने एक अपना फ्रेमवर्क बनाया, क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसको नाम दिया गया ICIDH. ठीक है, 1980 में वो बनाया था. ओके, सो 1980 में WHO ने एक क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया था. ठीक है, जिसका नाम था ICIDH. ये क्यों बनाया था? ये इसलिए बनाया था कि जैसे जो भी कुछ भी अगर डिजीज़ हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इन चीज़ों को देखने के लिए उन्होंने ये फ्रेमवर्क बनाया था. एंड दिस स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप. ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन of I stands for impairments, D stands for disabilities, and H stands for handicaps. ठीक है, ये इन्होंने 1980 में सबसे पहले ये चीज़ इन्होंने बनाई ताकि ये इस पे काम कर सकें. ठीक है, अब इन्होंने जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेबिलिटी को जो इन्होंने डिफाइन करने का यहाँ पे ट्राई किया, इन्होंने ये 3 फोल्ड में ट्राई किया या 3 लेवल्स पे ट्राई किया, यू कैन से. वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्स. ठीक है, इम्पेयरमेंट को इन्होंने क्या बोला कि इम्पेयरमेंट जो है इट इज़ a loss or abnormality in any of the body structure या function. ठीक है, बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी फंक्शन में अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, लॉस आ जाता है, तो हम कहेंगे ये उस पार्ट में इम्पेयरमेंट हो गई है. ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ये हो गया इम्पेयरमेंट की चीज़.
देन इम्पेयरमेंट बॉडी फंक्शंस क्या हो सकते हैं आपके, जैसे कि सेंसरी फंक्शंस, बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, लिम्ब्स हो गए, है ना, कुछ भी इस तरीके से। अब बात करते हैं डिसेबिलिटीज की। डिसेबिलिटीज को इन्होंने क्या बोला कि इम्पेयरमेंट की वजह से जब किसी भी बॉडी के पार्ट में या किसी भी बॉडी के फंक्शन में अगर इम्पेयरमेंट आ जाती है तो उसकी वजह से जो एक्चुअली में उस बॉडी पार्ट को या उस बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करना था लाइक इन नॉर्मल कंडीशंस, वो उसको उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे डिसेबिलिटीज में क्या आ जाता है, बेसिकली परफॉर्मेंस का इशू। ठीक है, जो हमारे बॉडी पार्ट या हमारे बॉडी फंक्शंस जिस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं, जब वो परफॉर्मेंस ठीक से नहीं हो पाती है ड्यू टू इम्पेयरमेंट, तो उसको बोल देते हैं डिसेबिलिटी। ये इन्होंने बोला। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बताया, हैंडीकैप क्या होता है। अब हैंडीकैप क्या होता है कि इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी की वजह से, ठीक है, कि इम्पेयरमेंट हो गई कि भाई बॉडी के पार्ट में किसी में इशू आ गया, उस पार्ट की वजह से हमारी परफॉर्मेंस में इशू आ गया, डिसेबिलिटी हो गई। अब इन दोनों को मिला के जब इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में पार्टिसिपेट जो करता है जिन एक्टिविटीज़ में, उन एक्टिविटीज़ में जब वो कंप्लीटली पार्टिसिपेट ना कर पाए तो उसको कहेंगे हैंडीकैप। ठीक है, जब कोई भी रोल है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं लाइक द नॉर्मल इंडिविजुअल्स ड्यू टू इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी, तो उसको नाम दिया गया हैंडीकैप का। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर है। अब जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो किसी बच्चे को पैर में प्रॉब्लम है, उसके लेग में इशू है। ठीक है, तो दिस इज इम्पेयरमेंट, है ना, बायोलॉजिकली उसके पैर में अगर इशू है, दैट इज, आई एम नॉट गिविंग द नेम ऑफ एनी डिजीज हेयर, जस्ट अज्यूम कि पैर में बायोलॉजिकल कोई इशू है, तो दैट इज द इम्पेयरमेंट इन द लेग। ठीक, अब उस इम्पेयरमेंट की वजह से जैसे नॉर्मल बच्चे चलते हैं, वो चाइल्ड चल नहीं पाता, वैसे उस तरह नॉर्मली नहीं चल पाता, तो ये जो चलने में उसको डिफिकल्टी हो रही है, इसको क्या कहेंगे हम, डिसेबिलिटी। क्योंकि हमारी लेग्स का काम क्या है, चलना। जैसे एक नॉर्मल बच्चा चल पाता है, वैसे वो बच्चा जिसको लेग में एक इम्पेयरमेंट है, वो उनकी तरह नहीं वॉक कर पाएगा, तो दिस इज हिज डिसेबिलिटी। ठीक है, अब हैंडीकैप क्या होगा। अब सपोज करो जैसे कि वो बच्चा है किसी 5th स्टैंडर्ड का। ठीक है, 5th स्टैंडर्ड की क्लास सपोज करो 1st फ्लोर पे है। अब वहाँ 1st फ्लोर पे जाने का रास्ता जो है सिर्फ स्टेयर्स से होके जाता है, तो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से स्टेयर्स पे से चढ़ के चले जाएंगे, लेकिन ये जो स्टूडेंट है इसको क्या होगा, ही विल नॉट बी एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स। तो यानी कि इसकी जो एक एक्टिविटी है लाइफ की, पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, वो इसकी हैम्पर हो जाएगी। वाई? बिकॉज ऑफ द इम्पेयरमेंट एंड बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी। तो ये जो चीज़ इसकी हैम्पर हो रही है यहाँ पे, इसको नाम दिया गया हैंडीकैप का। ठीक है, ये सब चीज़ें कब हुई, 1980 में। किसके द्वारा दी गई, ICIDH के द्वारा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स। ICIDH ये एक क्लासिफिकेशन का फ्रेमवर्क था जो बनाया गया था WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, अब हम इनकी फॉर्मल डेफिनेशंस देख लेते हैं जो WHO ने दी हैं। ठीक है, मैंने जो आपको समझा दिया वही है सब कुछ, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, जस्ट फॉर्मली यहाँ पे लिखा गया है जो कि एज इट इज WHO ने या ICIDH ने एक्चुअली दी हैं वो डेफिनेशंस। ठीक है, सो यू कैन सी इम्पेयरमेंट क्या है, एनी लॉस और abnormality of a psychological, physiological and anatomical structures और functions। ठीक है, कि किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या फिर एनाटॉमिकल जो अगर एबनॉर्मेलिटी या लॉस है, कंप्लीट लॉस हो सकता है या हाई लेवल ऑफ एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, उसको नाम दिया गया इम्पेयरमेंट का। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्ट्रक्चर्स में एंड फंक्शंस में दोनों में होगी। ठीक है, जो नेचुरली हमारा जो फंक्शन होता है बॉडी पार्ट्स का उनसे रिलेटेड है, एंड जो स्ट्रक्चर होता है उनसे रिलेटेड है, इनमें से किसी में भी कोई भी इम्पेयरमेंट आ जाए, दैट इज इम्पेयरमेंट। ठीक है, अब डिसेबिलिटी क्या है, एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि डिसेबिलिटी किसकी वजह से होती है, इम्पेयरमेंट की वजह से।
है ना, और हैंडीकैप इन दोनों की वजह से होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इनकी डेफिनेशंस में भी इसी तरीके से आएगा। एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट की वजह से कोई भी किसी भी प्रकार का अगर हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन आ रहा है इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज ऑफ कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग, कि जैसे नॉर्मली जब कोई इंसान एक्टिविटी परफॉर्म करता है, अगर वो वाली एक्टिविटी हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी इम्पेयरमेंट, तो वो कहलाएगी डिसेबिलिटी। ठीक है, अब हैंडीकैप क्या है? इट इज द डिसएडवांटेज। हैंडीकैप एक प्रकार का डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपीरियंस्ड, डिसएडवांटेजेस विच आर एक्सपीरियंस्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यू टू इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज। ठीक है, इसमें ये दोनों रीजन होंगे। इससे क्या होगा? दे विल लिमिट और प्रिवेंट द फुलफिलमेंट ऑफ रोल दैट इज नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स फॉर दैट इंडिविजुअल। ठीक है, नॉर्मली जो हम डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे स्कूल जाना, क्लासेस में पढ़ना, दिस इज नॉर्मल फॉर एवरीवन, है ना, एंड ये सबका राइट है, राइट टू एजुकेशन लगा लो किसी भी सेंस में। ठीक है, तो क्या होगा, जो नॉर्मली हम फुलफिल कर पाते हैं चीज़, वो अगर डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट है तो वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है आपको। यहाँ पे जो मेन की पॉइंट्स हैं ये देखना कि एनी लॉस या एबनॉर्मेलिटी इज अ की पॉइंट। यहाँ पे की पॉइंट है आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है, और यहाँ पे की पॉइंट है डिसएडवांटेज। सो आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू वांट यू मे नोट इट डाउन। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि ये क्लासिफिकेशन का था, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में ये कोड से इनको रेफर करते थे। तो जो इम्पेयरमेंट का कोड था इट वाज रेफर्ड बाय आई कोड्स, डिसेबिलिटी डी कोड से एंड हैंडीकैप एच कोड्स से जो है ये रेफर किए जाते थे। ठीक है, दीज कोड्स वर यूज्ड। जब इनको हम रेफर करते थे कि कौन से इम्पेयरमेंट है तो आई से डिनोट करके फिर इस तरीके से। Okay, so maybe you can note it down now. ओके, अब ये जो इनकी डेफिनेशंस थी या इनका जो कंसेप्ट था डिसेबिलिटी का, इट वाज बेस्ड ऑन मेडिकल मॉडल। ठीक है, बेस्ड ऑन मेडिकल मॉडल। अब ये मेडिकल मॉडल क्या था वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, इस मेडिकल मॉडल का क्या कहना था कि जो कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई भी बॉडी के स्ट्रक्चर में या बॉडी के फंक्शन में अगर एबनॉर्मेलिटी आ रही है या कंप्लीट लॉस आ रहा है, ठीक है, तो दैट वो उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको क्योर करे। ठीक है, एंड उसका जो क्योर है इट इज़ टू बी डन बाय द मेडिकल एक्सपर्ट्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जरीज, या फिर बाद में कुछ केयर प्रोवाइड करना, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, एंड डिसेबिलिटी जो है, इनका कहना था कि जो ये डिसेबिलिटी है वो किसी भी पर्सन के इनसाइड है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल या फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की जो है इनसाइड द पर्सन है। ठीक है, तो इस चीज पे एम्फसाइज दिया गया कि डिसेबिलिटी इज इनसाइड द पर्सन। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो पर्सन के इनसाइड है। तो पूरा जो फोकस था वो इंडिविजुअल के ऊपर था इसमें। ठीक है, एंड क्या बोला कि क्योंकि ये इंडिविजुअल के ऊपर है, इंडिविजुअल के अंदर है ये चीज़, डिसेबिलिटी इज इनसाइड द इंडिविजुअल, तो फिर उसको जो ठीक करना है वो सारी जो चीज़ें हैं वो सब भी उस इंडिविजुअल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, जैसे ही अगर ये रफली आई एम ड्राइंग
ये कोई इंडिविजुअल है, हम वो लेग का ही एग्जांपल लेते हैं, इसको लेग में यहाँ पे कुछ इश्यू है, दिस इज डिसेबिलिटी, ठीक है। अब इसकी वजह से इसको एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऑलरेडी डिसेबिलिटी है तो ऑफ कोर्स फिजिकल पेन एंड जो परफॉर्मेंस की चीज़ें उनमें इश्यूज़ है। देन अब इसको जब पार्टिसिपेट करना है एक्टिविटीज़ में वहाँ पे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे तरीके के इश्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन मेडिकल मॉडल का कहना क्या था, वो सिर्फ केंद्रित थे, सेंटर्ड थे, फोकस्ड थे ऑन दिस थिंग, ठीक है, कि ये डिसेबिलिटी है, ये कोई चीज़ है जिसको हम क्योर प्रोवाइड कर देंगे बाय मेडिकल एक्सपर्ट्स, ठीक है। मेडिकल एक्सपर्ट्स सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करेंगे, ठीक है। वो जो पेन, वो जो इशू है, बायोलॉजिकल फिजिकल इशू जो है या इवन साइकोलॉजिकल इशू, जस्ट फॉर द इशू दे विल सपोर्ट, दे विल ट्राई टू क्योर इट, एंड बाकी और भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कुछ है एंड इवन इसको क्योर कराना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीट इस इंडिविजुअल की है, ठीक है। इसलिए इसको इंडिविजुअल मॉडल भी कहीं कहीं आप कहते हुए देखेंगे, ठीक है। इंडिविजुअलिटी पे फोकस है मेडिकल मॉडल में, एंड जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है वो बताई है इंडिविजुअल की, एंड फिक्स कैसे हो सकता है, इट कैन बी फिक्स बाय मेडिकल एक्सपर्टीज, ठीक है। सिर्फ उस इशू को फिक्स और क्योर करने की जो जिम्मेदारी है वो मेडिकल एक्सपर्टीज की है, ठीक है, उस इम्पेयरमेंट को करने की। अब उसके बाद केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो इतना कर सकते हैं कि जब तक वो चोट या कुछ भी लगा है वो अच्छे से ठीक नहीं हो जाती, इतने केयर करो, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करो, है ना। ये सब उनका काम उन्होंने बताया। अब इसमें इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे? इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये थे कि अब जैसे इसी एग्जांपल से देखते हैं, इस बच्चे को जो यहाँ पे लेग में इशू हो रहा है, इसको अगर मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी मिल जाती है तो इसका जो डिस्कम्फर्ट है, इसका जो पेन है वो रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। और इसको मेडिकल केयर और रिहैबिलिटेशन मिलेगी तो ये बिल्कुल जब एकदम एक्टिव हो जाएगा, इसको पता कैसे कैसे उसकी एक्सरसाइजेज होती हैं एंड ऑल दैट थिंग, वो सब इसको पता चलेगा, है ना। हाउ टू यूज हिज पर्टिकुलर दैट बॉडी पार्ट, ठीक है। इस चीज़ को कैसे अच्छे से उसको लाइफ में यूज़ करना है, रिहैबिलिटेट कैसे करना है इन एस्पेक्ट ऑफ दैट बॉडी पार्ट, वो उसको समझ आ जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। एंड उसकी जो फंक्शनिंग है, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ हिज लेग, वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो जाएंगे इसके प्रॉज, ओके। सो अगर हम यहाँ पे इसके प्रॉज की बात करें मेडिकल मॉडल की, तो क्या है, इसका जो पेन है एंड डिस्कम्फर्ट है वो रिजॉल्व हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा या रिजॉल्व हो जाएगा, पेन एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, रिहैबिलिटेट कर पाएगा, मेडिकल केयर एंड रिहैबिलिटेशन इसको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, वही जो हमने यहाँ पे देखा था। एंड और क्या होगा, फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाएगी, है ना, बॉडी पार्ट की। लेकिन इसमें नेगेटिव चीज़ क्या है? अब आप देखो, उस इंसान को यहाँ पे पैर में इशू है एंड उसकी वजह से सिर्फ ये नहीं है कि उसको लेग में डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, या फिर उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके साथ और एन नंबर ऑफ इश्यूज़ हैं कि उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ही, उसके अंदर इशू है तो वो ही अपना ठीक कराएगा चीज़ों को, है ना। एंड इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये चीज़ क्योर हो गई यहाँ पे, ठीक है, मेडिकली क्योर हो गई तो इशू ख़त्म हो गया, ठीक है। इनके अनुसार यहाँ पे अगर ये बच्चा, इसकी लेग को इन्होंने जो भी इम्पेयरमेंट थी वो रिजॉल्व कर दी एंड वो चलने लग गया, तो दैट इशू इज़ ओवर फॉर देम, ठीक है। लेकिन अब क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या? अब जब ये इंडिविजुअल जो है जब वापस अपने उस लाइफ में जाएगा बैक, तो जो सोसाइटी होती है या जो और इंडिविजुअल्स हैं
who are already normal individuals, do you really think कि they will accept this child or this person like in a normal way? No, वहाँ पे क्या होता है कि एक ambivalence आ जाता है for these kind of people. Ambivalence मतलब मिक्स टाइप ऑफ फीलिंग्स, कि कहीं तो उनको ये नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ओके इनमें ये इश्यूज था, या कहीं उन पे पिटी शो करते हैं, है ना। एंड ये चीज़ें ट्रीटमेंट से पहले भी होती थी इस बच्चे के साथ, ठीक है, या फिर इस टाइप किसी भी इंडिविजुअल के साथ जिसके अंदर डिसेबिलिटी है, इम्पेयरमेंट है, तो वो पहले भी ये चीज़ें फेस करता था। एंड इट इज़ नॉट कि जैसे ही अगर वो ट्रीटमेंट मिल गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी, नहीं। एंड यहाँ पे इन मेडिकल मॉडल के अकॉर्डिंग तो इनका कुछ बाद में लेना देना ही नहीं था, ठीक, लेकिन स्टिल इस बच्चे को, इन ऐसे पर्सन्स को जो है वो चीज़ें बाद में भी फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सब इसके कॉन्स हो गए, ठीक। तो कॉन्स इसके क्या क्या हुए, एक तो ये कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उस पर्सन की ही है, यानी कि उस पर्सन को बार बार ही एक तरीके से ये सेंस कराया जाना कि दिस इज योर एबनॉर्मेलिटी, दिस इज समथिंग एबनॉर्मल इन यू, है ना। एंड इवन उसको ट्रीट कराने के बाद भी स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड कि आपने देखा भी होगा, इवन हमारी जो सोसाइटल सेटिंग्स होती हैं या जिस तरीके का हमारे यहाँ पे लोग होते हैं, आपने देखा भी होगा कई बार इस तरीके से कमेंट्स कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम थी एंड वो उसका क्योर लेके वापस आ भी जाता है इन रेगुलर सेटिंग्स, तो लोग किस तरह से कमेंट्स करते हैं कि इसको पहले ना ये था, ही और शी इज़ टॉकिंग लाइक दैट, क्योंकि इसको पहले ये था, अभी तो बड़ा सही चल रहा है, पहले तो ये था। तो मतलब दैट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कोई नहीं यहाँ समझ रहा, ठीक है। जो सारा कुछ जो बर्डन आ रहा है वो सिर्फ उस इंडिविजुअल पे आ रहा है जो कि ऑलरेडी उस इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी को भी फेस कर रहा था, एंड नाउ दैट पर्सन इज ऑल्सो फेसिंग द सोसाइटल इश्यूज ऑल्सो, ठीक है, पहले भी और अब भी। तो उसकी लाइफ में, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कहाँ सुधार हुआ, बाय दिस मेडिकल मॉडल, वो सुधार उसके अंदर उसकी लाइफ में नहीं आया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या इसके कॉन्स थे, यानी कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या थे। एक तो ये कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल के ऊपर लाद दी गई, ठीक है, ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इंडिविजुअल, ठीक है। अगर वो उसको ट्रीटमेंट भी नहीं करा रहा है तो क्यों नहीं करा रहा है, इट इज हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, इस तरीके से। अब क्योर तो प्रोवाइडेड कर दी बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट इंश्योर्ड। एंड और क्या होगा कि जो एम्बिवेलेंस बिहेवियर है लोगों का, ठीक है, एम्बिवेलेंस बिहेवियर टूवर्ड्स डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है। एम्बिवेलेंस वही कि मतलब यू कैन से कि दो टाइप का, दोगला टाइप का जो बिहेवियर होता है कि कभी तो उनके ऊपर पिटी शो कर देना एंड कभी इस तरीके से नेग्लेक्ट कर देना कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस थिंग, है ना। तो ये चीज़ आ जाती है एम्बिवेलेंट बिहेवियर में, ठीक। अब सिचुएशन इन इंडिया की अगर बात करें इस मॉडल के को ध्यान में रखते हुए अगर, तो आप देखो कि इस मॉडल के अनुसार तो पहली बात तो ये कि क्योर प्रोवाइडिंग इज एवरीथिंग। अब इंडिया में जो हमारा पॉपुलेशन का रेशियो है एंड जो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन वर्सेस जो हमारा मेडिकल एक्सपर्टीज़ या जितना हमारा मेडिकल रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है ना। तो सबसे पहले तो ऑलरेडी उस लेवल पे ही हमारे पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, एंड अगेन देन सोसाइटी के लेवल पे इतने सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया कि हाउ चैलेंजिंग दिस थिंग इन इंडिया, ठीक है। सो इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन अबाउट दिस मेडिकल मॉडल, इसमें इतना ही है। ओके, सो अब आगे चलते हैं। अब आपने
आपने देख ही लिया कि मेडिकल मॉडल जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल्स पे डाल रहा था एंड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सोसाइटी की, है ना। तो इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा एंड स्पेशली जो है वो डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट जो होते थे उनके द्वारा इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। तो उस टाइम पे यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एक एक्टिविस्ट ग्रुप था जो कि डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर काम करते थे। तो उसका जो नाम था इट वाज UPIAS, ठीक है, UPIAS, यूनियन ऑफ फिजिकली इम्पेयर्ड अगेंस्ट सेग्रीगेशन, यूनियन ऑफ फिजिकली इम्पेयर्ड अगेंस्ट सेग्रीगेशन। ठीक है, ये एक एक्टिविस्ट ग्रुप था, ठीक, यूनाइटेड किंगडम में, जैसे कि मैंने बताया। एंड इन्होंने फिर जो इम्पेयरमेंट है एंड डिसेबिलिटी है उसको रीडिफाइन किया, ठीक है। दे रीडिफाइन इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। अब मेडिकल मॉडल के आधार पे जो ICIDH था आपका, उसने क्या कहा कि इम्पेयरमेंट तो है, कुछ एबनॉर्मेलिटी या लॉस ऑफ एनी बॉडी फंक्शन या बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, इम्पेयरमेंट का तो इन्होंने थोड़ा सा वैसा ही रखा। इन्होंने बोला हाँ ठीक है, दिस इज अ समथिंग बायोलॉजिकल, ठीक है। इम्पेयरमेंट कुछ भी चीज़ है वो बायोलॉजिकल है, उसमें किसी का दोष नहीं है भाई कि कैसे हुई है, वो क्या चीज़ है। एंड इट कुड बी एनीथिंग, लाइक अगर आपके फंक्शन में कुछ इशू या बॉडी के स्ट्रक्चर में इशू, बॉडी के फंक्शन में इशू, दैट कुड बी देयर एंड इट इज़ बायोलॉजिकल। जैसे कि अगर किसी एग्जाम्पल जैसे लैकिंग अ लिम्ब, तो वो हो गया आपका इम्पेयरमेंट हो गया, या कोई भी फंक्शन बॉडी का काम नहीं कर रहा है ना, बॉडी फंक्शन से रिलेटेड इश्यूज, तो वो हो गए आपके इम्पेयरमेंट में। लेकिन इन्होंने डिसेबिलिटी के लिए क्या बोला, डिसेबिलिटी को आपके ICIDH ने क्या बोला कि इस इम्पेयरमेंट की वजह से जब कोई अपने परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है लाइक अ नॉर्मल पर्सन, तो उसको डिसेबिलिटी बोलेंगे या उसको डिसेबल पर्सन बोलेंगे। अब इन्होंने क्या बोला, या फिर उसको जब वो एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं कर पाता है तो उसको हैंडीकैप बोलेंगे। अब इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैंडीकैप टर्म यूज़ ही नहीं की, ठीक है। दिस वाज अ वेरी ऑफेंसिव काइंड ऑफ टर्म फॉर देम। इन्होंने इम्पेयरमेंट के बाद सीधा डिसेबिलिटी की बात की। डिसेबिलिटी के बारे में इन्होंने क्या बोला कि डिसेबिलिटी का जो रीज़न है, कोर रीज़न, इट इज़ सोशल, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो मॉडल फॉलो करते थे ये था सोशल मॉडल, ठीक है। इसकी बात हम करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला डिसेबिलिटी के बारे में। तो इन्होंने बोला कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हमारी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है डिसेबिलिटी के लिए, क्योंकि जब कोई भी कुछ वो डिज़ाइन करती हैं चीज़ें, जब हमारी सोसाइटी या हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जब कोई चीज़ें डिज़ाइन करती हैं सोसाइटी में, तो वो उन लोगों को कंसीडर ही नहीं करती या वेरी लिटिल कंसीडर करती हैं जिनको कि कुछ डिसेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने वो एग्जाम्पल लिया उस चाइल्ड वाला कि उसकी क्लास जो है फर्स्ट फ्लोर पे है एंड सीढ़ियाँ चढ़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा, इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो, कि ये जो बिल्डिंग जिसने भी बनाई है उसने ये कंसीडर ही नहीं किया कि ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिसको इस टाइप से कोई इम्पेयरमेंट हो, तो उसने सिर्फ सीढ़ियाँ बना दी। क्यों नहीं उसने रैंप बनाया कि जहाँ पे व्हील चेयर लेके वो बच्चा जा सके, या क्यों नहीं उसने लिफ्ट बनाई कि लिफ्ट में चढ़ के वो बच्चा जा सके। अगर ये चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाती तो वो स्टूडेंट आराम से अपनी क्लास अटेंड करता है एट द फर्स्ट फ्लोर, है ना। तो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज जो ऑफर किया जा रहा है टू द पीपल विद इम्पेयरमेंट, इट इज़ बीइंग गिवन बाय द सोसाइटी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारी ये चीज़ें बनाती हैं, ठीक है। इनकी वजह से एक पर्सन जो है जिसको इम्पेयरमेंट है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता अपने इश्यूज, अपनी एक्टिविटीज़ में, ठीक है।
ये इतना आई होप आपको समझ आया है। अब ये यूपीआईएएस थी क्या, मैंने बताया ये एक्टिविस्ट का ग्रुप था, ठीक है, एक्टिविस्ट थे ये, जो कि डिसेबिलिटी राइट्स के लिए काम करते थे। ये कहाँ पे थी, ये यूके में थी, यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में, ठीक है। एंड ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी, फाउंडेड बाय पॉल हंट एंड विक फिंकेलस्टीन, ठीक है। ओके, सो इन दोनों के द्वारा ये फाउंड आउट की गई थी, ठीक है। सो इफ यू वांट यू मे नोट इट डाउन, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1972, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। 1972 में ये आई थी। एंड आप देखें जो हमारा ICIDH था वो 1980 में उसने डेफिनेशंस दी थी, तो ये तो पहले से ही एक्टिव थे काफ़ी इस फील्ड में। एंड इन्होंने फिर जो ICIDH था उसके जो मेडिकल मॉडल था उसको काफ़ी ओपोज किया, तो इनका काफ़ी योगदान था उस चीज़ को क्रिटिसाइज करने में। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि इनका जो मेथड था वो था बेस्ड ऑन सोशल मॉडल, ठीक है। सो दे वर बेस्ड ऑन, जैसे कि ICIDH था आपका वो बेस्ड ऑन मेडिकल मॉडल था, इनका था बेस्ड ऑन सोशल मॉडल। अब हम सोशल मॉडल के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। उससे पहले हम इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है इम्पेयरमेंट की एंड डिसेबिलिटी की एक बारी वो देख लेते हैं, जैसे हमने ICIDH के केस में देखी, ठीक है। सो यूपीआईएस ने कैसे डिफाइन किया इम्पेयरमेंट को, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सेम है, लैकिंग पार्ट ऑफ और ऑल ऑफ अ लिम्ब और हैविंग अ डिफेक्टिव लिम्ब, ऑर्गेनिज्म और मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ठीक है। बायोलॉजिकल इशू बेसिकली इन्होंने यहाँ पे बताया, इट वाज अ बायोलॉजिकल इशू, ठीक है। या तो किसी भी पार्ट का कंप्लीट लॉस, लैक करना, या कुछ भी डिफेक्टिव होना, या मैकेनिज्म यानी कि फंक्शन का कुछ इशू होना, ठीक है, वो आ गया आपका इम्पेयरमेंट में। अब इम्पेयरमेंट का डिसेबिलिटी से लेना देना नहीं है। इन्होंने डिसेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया कि ये जो डिसएडवांटेज है या ये जो रेस्ट्रिक्शन है ऑफ एक्टिविटी कॉज्ड बाय कॉन्टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हमारे साथ की ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्हीं के द्वारा ये सब किया जाता है, ये डिसएडवांटेज दिया जाता है, जो कि दे टेक्स नो और लिटिल अकाउंट ऑफ पीपल who have physical impairments and thus excludes them from the mainstream of social activities। वो उन लोगों को ध्यान में ही नहीं रखते या बहुत कम ध्यान में रखते हैं जिनको डिसेबिलिटीज़ होती हैं, एंड इस वजह से वो वंचित रह जाते हैं सोशल एक्टिविटीज़ में या फिर जो मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करने से, ठीक है। सो इफ़ यू वांट यू कैन नोट डाउन दीज डेफिनेशंस। ओके, अब इसके बाद जो हमने नाम पढ़ा था यूपीआईएस के एक फाउंडर का, विक फिंकेलस्टीन, इन्होंने और क्या बोला था, डिसेबिलिटी को इन्होंने कैसे क्या बताया था कि ये एक ऑपरेसिव रिलेशनशिप है, कि यानी कि एक ग्रुप है जो किसी दूसरे ग्रुप को ऑपरेस कर रहा है, दबा रहा है, इस टाइप की रिलेशनशिप है। किन लोगों के बीच में, पीपल विद इम्पेयरमेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी कि इन्होंने दो ग्रुप्स की बात की है, एक तो ऐसे लोग जिनको इम्पेयरमेंट है एंड बाकी की सोसाइटी, ठीक है। तो ये जो बाकी की सोसाइटी है, ये जिन लोगों को इम्पेयरमेंट है वो बेसिकली उनको ऑप्रेस कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं इस पूरे सोशल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ही आधार पे हमारा सोशल मॉडल बेस्ड है। सो लेट्स सी व्हाट इज सोशल मॉडल नाउ।
ओके, सो सोशल मॉडल में जैसे आपको अभी समझ आ ही गया होगा कि इन्होंने काफ़ी विरोध किया था मेडिकल मॉडल का, वहीं से जो है आपका सोशल मॉडल जो है ऊपर उठना शुरू हुआ, ठीक है। एंड इन्होंने ये जो चीज़ें फाइंड आउट की थी, ये ऐसा नहीं है कि अपने आप से इन्होंने की थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हुआ था, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस इनके पास थे उन लोगों के जिनको कि डिसेबिलिटी के इश्यूज थे। तो उनके आउटकम से ही इन्होंने ये चीज़ें, ये कंसेप्ट्स निकाले कि हाउ सोसाइटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ सोसाइटी इज़ ओनली क्रिएटिंग द डिसएडवांटेजेस फॉर द पीपल विद इम्पेयरमेंट्स या डिसेबिलिटी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या था, सोसाइटीज फेलियर टू इंक्लूड द नीड ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। इन्होंने बोला कि ये जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे एक्टिविटीज़ में ना, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी का ही है, सोशल फेलियर है ये हमारा, अगर जो पीपल विद डिसेबिलिटी है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं हमारे डेली एक्टिविटीज़ में लाइक नॉर्मली, तो ठीक है। सो इट इज़ सोसाइटीज फेलियर। टू इंक्लूड द, वो इंक्लूड ही नहीं कर पाए इनकी नीड्स को, ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। ठीक है। देन अब जैसे मैंने बताया कि ये आपको एग्जाम्पल कि अगर जो बिल्डिंग बनाई थी उस बच्चे के लिए जहाँ पे उसको पढ़ने जाना था, उस बिल्डिंग में स्टेयर्स की जगह अगर साथ में रैंप भी होता या साथ में लिफ्ट होती तो वो बच्चा आराम से जाके अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकता था, है ना। तो यहाँ पे अब डिसेबिलिटी तो तब होती, या उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तब होती जबकि अगर उसे एक व्हील चेयर दे दी गई है एंड वो उसको भी यूज़ नहीं करना चाह रहा है ना, देन हम कह सकते थे कि इंडिविजुअल की भी इसमें अपनी कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन आप उसे उन चीज़ों से इक्विप करो जिसकी उसे ज़रूरत है, एंड देन आप पार्टिसिपेशन इंश्योर करो उस बच्चे का या ऐसे किसी भी इंसान का जिसको इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है ना। तो यहाँ पे बैरियर्स जो है वो सोसाइटी ही फॉर्म करती है। किस टाइप से बैरियर्स फॉर्म करती है? सोसाइटल बैरियर्स कैसे होते हैं? सोसाइटी क्रिएट्स बैरियर्स, सोसाइटी क्रिएट्स बैरियर्स। एंड किस टाइप के बैरियर्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने ये बिल्डिंग का देखा, बिल्डिंग ये ऐसे बना दो कि इनएक्सेसिबल हो जाए, है ना, इनएक्सेसिबल। या फिर जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एटीट्यूड्स है लोगों के टुवर्ड सच पीपल, है ना। विक ने बात की ना कि सोसाइटी का दूसरा ही पार्ट ऐसा है जो कि ऑप्रेस करता है, तो दैट इज नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है, इस तरीके से। एंड इन्होंने क्या फोकस किया, इन्होंने बोला कि देखो ये जो चीज़ आप बोल रहे हो ना कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा क्योंकि वो डिसेबल है, तो डिसेबल कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक है। डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ डिजीज, इट्स अ डाइवर्सिटी, ठीक है। आप जैसे हो उससे वो अलग है, ठीक है। यू कैन बी समबडी, दैट पर्सन कैन बी समबडी, ठीक है। तो दिस इज जस्ट द डाइवर्सिटी, ओके। सो देयर फोकस वॉज दैट डिसेबिलिटी इज अ डाइवर्सिटी नॉट अ डिजीज, ओके। इन्होंने बोला डिसेबिलिटी इज अ डाइवर्सिटी नॉट अ डिजीज, ठीक है। देन अब इसमें अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जैसे हमने मेडिकल कॉन्टेक्स्ट, मेडिकल मॉडल में इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात की थी कि क्या सिचुएशन है हमारी उस केस में। सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हिस्टोरिकली अगर देखें तो इंडिया में जॉइंट फैमिलीज़ या एक्सटेंडेड फैमिलीज़ का बहुत बड़ा रोल रहता था, है ना। तो हिस्टोरिकली अगर किसी को कुछ ऐसे इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी है, तो क्या होता था कि पूरी फैमिली जो है उसको सपोर्ट करती थी फिजिकली, इमोशनली, है ना।
प्रोवाइडिंग केयर या इकोनॉमिक केयर, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती थी वो भी लाइक एवरीबडी यूज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। तो इकोनॉमिक केयर हो या फिजिकली कोई सपोर्ट करना हो या इमोशनल मेंटल सपोर्ट हो, तो वो सब जो है उस पर्सन को प्रोवाइड होता था फैमिली की तरफ से। और इसके साथ और क्या होता था कि सब कुछ इतना फैमिली ही केयर प्रोवाइड कर देती थी कि इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी समटाइम्स। फैमिली के लेवल पे तो चलो सपोर्ट मिल गया, लेकिन इंडिविजुअल तो साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज फेस करता है, एंड देन जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको कि हर जगह से एक्सक्लूड करने वाले, तो वो उस टाइप के एक्सपीरियंसेस उसके जो है वो अच्छे नहीं रहते हैं, एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं थ्रू द सोसाइटी, एंड इवन जो फैमिली होती है उनको भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए सोशल मॉडल का बहुत बड़ा रोल है कि मेडिकल मॉडल ने इश्यूज जो चोट है उसको तो रिजॉल्व कर दिया, लेकिन जो बाकी जो अब आपको पूरी सोसाइटी में जो अपनी लाइफ बितानी है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं था। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल मॉडल को अपनाया जाए साथ में, ठीक है। सो इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, सो अब इतना ज़्यादा ओपोजिशन क्रिटिसिज्म होने के बाद WHO को भी समझ आ गया कि भाई सोसाइटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता इसमें, डिसेबिलिटी के कंसेप्ट में यू हैव टू इंक्लूड सोसाइटी एज वेल, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम अब अपनी नई डेफिनेशन देते हैं, हम एक नए मॉडल के आधार पर डेफिनेशन देंगे विच विल बी बायो साइको सोशल मॉडल, ठीक है, जिसमें आपका बायो भी आ जाएगा, आपकी साइकोलॉजी भी आ जाएगी, एंड आपका सोसाइटी भी आ जाएगी। इन्होंने काफ़ी उस पर वर्क किया, एंड देन इन्होंने एक नया फ्रेमवर्क निकाला। ICIDH को ख़त्म कर दिया गया, नया फ्रेमवर्क आया आपका ICF, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ठीक है। ये आया 2001 में, WHO ने ही निकाला, ठीक है। आपका UPIAS कोई क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क नहीं था, वो एक ग्रुप था एक्टिविस्ट का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क था WHO का वो था ICIDH, एंड अपोज किया उसको UPIAS ने, एंड देन 2001 में उन्होंने ICF बनाया, ठीक है, विच इज एप्लीकेबल नाउ एज वेल, ठीक। तो ये दिस इज यू कैन से द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। सो इन्होंने न्यू क्लासिफिकेशन किया WHO ने 2001 में, WHO ने बनाया ICF, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटीज एंड हेल्थ, ठीक है, ये इन्होंने बनाया। एंड ये किस पे बेस्ड था? बायो साइको सोशल मॉडल पे, ठीक है, बेस्ड ऑन बायो साइको सोशल मॉडल, यानी कि तीनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस थी। बायो की थी, बायोलॉजिकली कुछ इशू है तो, साइकोलॉजिकली कुछ है तो, सोशल का कोई इशू है तो सोसाइटी का, तो वो सारे इसमें कंसिडर होंगे। इट इज बायो साइको सोशल मॉडल, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए ICF इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस, ठीक है। अब जैसे आपको ध्यान होगा साइकोपैथोलॉजी में आपने ICD वगैरह के बारे में पढ़ा होगा ना, ICD DSM, तो उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने ICF बनाया था, इसमें भी कोड्स थे, ICIDH में भी इवन कोड थे, मैंने बताया था IDH करके। तो यहाँ पे जो कोड्स थे
वो जैसे आपके आईसीडी में अल्फा न्यूमेरिक कोड्स फॉलो होते थे F20 F30 इस टाइप से, तो यहाँ पे भी अल्फा न्यूमेरिक कोड्स फॉलो होते हैं। ठीक है, कैटेगरीज हैं यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, एंड हैंडीकैप जो टर्म थी वो रिमूव कर दी गई थी। ठीक, मतलब इन्होंने कर दी, उन्होंने तो यूपीआईएस वाला ने तो कंसिडर ही नहीं किया था हैंडीकैप वर्ड को। वाई दिस वाज अ वेरी ऑफेंसिव वर्ड। ठीक है, एंड पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें भी दैट टू वाज ऑन पर्सन, सो हैंडीकैप वाज रिमूव्ड आईसीएफ में। ठीक है, अब आईसीएफ के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि आईसीएफ क्या होता है और इन्होंने कैसे डिफाइन किया। अब इन्होंने यहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि इम्पेयरमेंट ये है, डिसेबिलिटी ये है, नो, इन्होंने अब कंपोनेंट्स बनाए। ठीक है, काफ़ी विस्तार से इन्होंने इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को अब ये बनाया। वो देखते हैं कैसे। इन्होंने 3 कंपोनेंट्स बनाए बेसिकली। ठीक है, सो वो कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे, 3 कंपोनेंट्स ऑफ आईसीएफ। फर्स्ट कंपोनेंट तो आपका यही रहेगा जो इम्पेयरमेंट का जो इश्यूज, आप ये देखो शुरू से लेके आखिर तक अभी तक इम्पेयरमेंट वाली चीज़ों में कोई खास ऐसी वेरिएशन नहीं आई है। बस फोकस जो था कि इंडिविजुअल को ही सब कुछ कराना है, वो चीज़ चेंज हुई है। लेकिन इम्पेयरमेंट जो है इट इज़ स्टिल बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन लेवल में कोई भी एबनॉर्मेलिटी या लॉस की बात की गई है। तो वही यहाँ पे इन्होंने पहला जो इनका भी कंपोनेंट था, इट वाज बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। दूसरा क्या था इनका, एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट था एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन, उसमें पार्टिसिपेशन कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक, एंड थर्ड नंबर पे था आपके कुछ कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स, कि कोई फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हो इन चीज़ों को, उनके बारे में यहाँ बात की गई है। ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स। अब 1 बाय 1 हम इन कंपोनेंट्स को थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है, सो पहला कंपोनेंट है आपका बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स। यहां इन्होंने बेसिकली डिफाइन कर दिया है चीजों को, बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। तो बॉडी फंक्शन क्या होगा, कुछ भी फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, बॉडी फंक्शन में क्या आएगा आपका, कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि फिजियोलॉजिकल हो या फिर साइकोलॉजिकल हो, हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरली होता है। ठीक है, एनी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कैसे ये डिफाइन, मतलब आपकी जो मैनुअल आईसीएफ की उसमें कोड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो यहाँ पे जो कोड दिया गया बॉडी फंक्शंस को, वो दिया गया है बी से। ठीक है, कोड स्टार्ट्स विद, अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, कोड्स स्टार्ट विद बी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हार्ट के फंक्शन की बात करूं तो B410 अल्फा न्यूमेरिक हो गया। ठीक है, ये आपका हार्ट फंक्शन, इस मैनुअल में हार्ट फंक्शन जो है वो B410 से डिनोट हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोड एंड ऑल दैट, वो तो जब आप कोर्स करेंगे ये तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे, वहाँ हो जाएगा सब कुछ। ये मैंने एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कैसे अल्फा न्यूमेरिक इसमें
रिप्रेजेंट किया गया है। हाँ, जो याद रखना है आपको, बी ज़रूर याद रखना कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बॉडी के फंक्शन को कौन से अल्फ़ाबेट उसमें यूज़ होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक में, तो यू शुड नो कि बी यूज़ होता है। ठीक है, ये आ सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि बी 410 हार्ट का होता है कि नहीं। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया ताकि आपको और याद करने में आसानी हो चीज़ें, है ना। देन बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टाइप के एग्जाम्पल तो मैं आपको हर जगह दूंगी, लेकिन उसको उतना आपको इतना वरी नहीं करना कि ये हमें याद होना चाहिए कि नहीं। आपको बस ये जरूर याद होना चाहिए कि कौन सा जो है किस लेटर से रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे बॉडी फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर बी। ठीक, अब बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है? बॉडी स्ट्रक्चर में ऑफकोर्स जो एनाटॉमिकल पार्ट्स होते हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आ जाते हैं। जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्गन्स हो गए, है ना। सो बॉडी स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या बताया? एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ बॉडी, फॉर एग्जाम्पल आपके ऑर्गन्स, ठीक है, लिम्ब्स, एंड यहां पे कोड किससे शुरू होता है? यहां पे शुरू होता है स्ट्रक्चर का एस से। ठीक है, कोड्स स्टार्ट विथ एस। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। जैसे S110 जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के लिए यूज होता है। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ आया है। अब बात करते हैं इम्पेयरमेंट की। इसी कंपोनेंट में इम्पेयरमेंट को इन्होंने डिफाइन किया है, जिसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम इन ईदर बॉडी फंक्शन या बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, वो आपकी इम्पेयरमेंट हो जाएगी। ठीक, सिग्निफिकेंट डेविएशन या लॉस। ओके, सो इम्पेयरमेंट को इन्होंने कैसे डिफाइन किया? प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शन एंड और स्ट्रक्चर। ठीक है, या तो डेविएशन काफी हाई लेवल का या फिर लॉस। ठीक है, तो या तो सिग्निफिकेंट डेविएशन या फिर लॉस। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब करते हैं एक्टिविटीज के बारे में। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने एक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया है कि कुछ भी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई भी टास्क, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक्टिविटी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग ए टास्क बाय एन इंडिविजुअल। एक्टिविटी क्या हो गई आपकी? एग्जीक्यूटिंग अ टास्क। ठीक है, बाय एन इंडिविजुअल। अब एक्टिविटी की लिमिटेशन इन्होंने डिफाइन की। एक्टिविटी की लिमिटेशन क्या होती है? सिंपली अगर हम ये एक्टिविटी नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, डिफिकल्टी से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो ये एक्टिविटी की लिमिटेशन है। ठीक है, डिफिकल्टी इन एग्जीक्यूशन अगर है तो एग्जीक्यूटिंग एक्टिविटी, तो वो एक्टिविटी की लिमिटेशन हो जाएगी। ठीक है, अब पार्टिसिपेशन की बात की इन्होंने। पार्टिसिपेशन क्या है? कि आप किसी भी
सिचुएशन में, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको पार्टिसिपेशन कहते हैं, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ सिचुएशन, ठीक है। ये हो गया आपका पार्टिसिपेशन। एंड पार्टिसिपेशन की रेस्ट्रिक्शन क्या होंगी? अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे तो पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी? अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट में प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे लाइफ सिचुएशन में, तो वो पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ओके। तो इसमें जो एक्टिविटीज़ तो क्या हो गई, जैसे कि आप डेली एक्टिविटीज़ हो गई आपकी, है ना, सेल्फ केयर हो गया, ये सब इसमें आ गई। पार्टिसिपेशन में क्या, जैसे कि अगर आप कम्युनिटी लेवल पे कोई पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ओके, या जैसे क्लास वाला भी जो एग्जाम्पल दिया था मैंने, दैट इज पार्टिसिपेशन, ओके। अब ये जो है ये किससे आपका डिनोट होता है? कोड स्टार्ट्स विद डी हेयर, कोड स्टार्ट्स विद डी, स्मॉल लेटर्स होते हैं ये सारे, ठीक है। अब इसमें अगर कोई एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे कि D175, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होती है, ठीक है, सॉल्विंग प्रॉब्लम। एंड D550, ये आपका ईटिंग के लिए होता है कोड यूज, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, ओके। इतना ही है इसमें। एक्टिविटी क्या होती हैं, एक्टिविटी की लिमिटेशन क्या होती है वो समझ आना चाहिए। पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेशन क्या होता है और पार्टिसिपेशन की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या होती है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप देखें जो ICIDH में इन्होंने डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप के अलग अलग जो चीज़ें बनाई थी उनको यहाँ पे अच्छे से, मतलब कि इंक्लूसिविटी करके इन्होंने यहाँ पे एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशन में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने आगे कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स भी दिए हैं, वो हम इसके बाद करेंगे। इफ़ यू वांट यू मे नोट इट डाउन। सो अब लास्ट है हमारा कंपोनेंट कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। अब ये कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स आपके यहाँ पे दो टाइप के हैं, एनवायरमेंटल एंड पर्सनल फैक्टर्स, ठीक है। environmental factors and your personal factors, ठीक है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि आपका क्लाइमेट हो गया, आपकी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हो गई, आपकी फैमिली हो गई, है ना, मतलब वॉट एवर इज एक्सटर्नल टू एन इंडिविजुअल इज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ओके। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या करते हैं? ये हमारे एक्सपीरियंसेस को इफेक्ट करते हैं, है ना, दे अफेक्ट आवर एक्सपीरियंसेस। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है ये फैसिलिटेटर की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारे लिए सपोर्टिव भी हो सकते हैं, या फिर हमारे लिए ये बैरियर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सोशल कॉन्टेक्स्ट को इन्होंने ऐड किया है यहाँ पे, है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की जब बात की है तो। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? दे अफेक्ट आवर एक्सपीरियंसेस, एंड दे कैन बी either facilitator
फैक्टर और बैरियर्स, है ना। बैरियर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। एंड फैसिलिटेटर भी हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली सपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा, है ना। तो वो सब चीज़ें जो है वो फैसिलिटेटर में आ जाएंगी। आपको अच्छी हेल्थ केयर मिल रही है, दैट इज़ अ फैसिलिटेटर। लेकिन अगर ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया है जहाँ पे डाइवर्सिटी को मद्देनज़र नहीं रखा गया है, तो दैट कुड बी अ बैरियर, है ना। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे जो कोड स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा ई से, ठीक। कोड स्टार्ट्स विद ई। एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। E260 जो है वो होता है आपकी एयर क्वालिटी के लिए। एयर क्वालिटी इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर, है ना। एयर क्वालिटी के लिए E310 होता है आपका फैमिली, इमीडिएट फैमिली के लिए। E310 इज फॉर इमीडिएट फैमिली। ओके, ये था आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। अब अगर हम पर्सनल फैक्टर्स की बात करें तो पर्सनल फैक्टर्स जो हैं वो कंसीडर तो हुए हैं आईसीएफ मॉडल में, आईसीएफ फ्रेमवर्क में, लेकिन इनको मतलब कि अलग तरीके से मैनुअल में क्लासीफाई नहीं किया हुआ, ठीक है। रीज़न बीइंग कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, इंडिविजुअल लेवल पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इन्होंने अलग तरीके से इसको क्लासीफाई नहीं किया, कोड सिस्टम इसके लिए नहीं दिया। लेकिन इसको कंसीडर जरूर करते हैं जब भी कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड इशू आता है, तो पर्सनल फैक्टर्स को ज़रूर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सो दे आर कंसीडर्ड बट नॉट क्लासिफाइड, ठीक है, इन आईसीएफ, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आए हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें ही बिल्कुल अब नाम से समझ आ जाएंगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसमें, आई होप। एंड ये कोड्स आप सिर्फ इसका जो अल्फ़ाबेटिकल वो है रिप्रेजेंटेशन वो ज़रूर याद रखना। जैसे बॉडी फंक्शन के लिए हम बी यूज़ करते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर के लिए एस यूज़ करते हैं, देन योर एक्टिविटीज़ के लिए हम डी यूज़ करते हैं, एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशन के लिए। एंड फिर उसके बाद आपका कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स के लिए हम ई यूज़ करते हैं। कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स में भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए, ठीक है, पर्सनल फैक्टर्स के लिए नहीं है कुछ, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। एंड सारे के सारे जो ये लेटर्स हैं ये आपके स्मॉल लेटर्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी डिसेबिलिटीज़ वाली यूनिट की, यूनिट 5th की, उसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, ठीक है। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड एंड लाइक दिस क्लास, do not forget to like, share and subscribe, and I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.